Hello everyone. This is Right PSIR. It is a platform which is dedicatedly designed only for test and discussion. Nothing much. I hope you all have decided your optional, that is PSIR, and must have taken some classes as well from any sources or any coaching institutions where you have either completed your classes or in between the journey of the completion. I believe कि आपने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा और उसको पूरा करने के कगार की तरफ आप लोग बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाहे कहीं से पढ़ें, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज मेंस, ऑब्वियसली यू गाइज नो दैट इट इज सब्जेक्टिव। एंड थर्ड इज इंटरव्यू। तो जो हमारा मेंस है उसमें हम ऑप्शनल रखते हैं और इस ऑप्शनल पेपर को हम जनरली सब्जेक्टिव वे में ही अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपको ये जनरल स्पेसिफिक चीज़ें बहुत कम टाइम में बताना चाहता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा जो मेन एम है वो क्या है कि मैं आपको इस वीडियो में ये समझा सकूं कि राइट PSIR क्या है, व्हाट इज़ राइट PSIR, किसके लिए है ये, फॉर होम इट इज़ डिजाइंड, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ PSIR ऑप्शनल एंड what would be the solution for the same, what with the challenges of PSIR optional. सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। And if you get the solution, then definitely I believe you will get the rank. So here will be a brief introduction about right PSIR, and I will tell you about me and the objective about this whole platform. All right. So hello everyone. I am Sushil. I am a dedicated scholar with a master's degree in political science and international relation. I am going to approach this PSIR optional paper only through test and discussion. I primarily aim on mastering answer writing for the political science and international relation optional. I will teach clear, structured, as well as analytical answers backed by relevant examples, thinker's view that will help the students to use their knowledge to score maximum in the exam. Join to write and evaluate your strength as well as weaknesses that will help you to elevate your answers from average to exceptional, ensuring a high marks in the examination. I hope my efforts will make your journey for UPSC civil service examination uncomplicated, straightforward, and less challenging. Apart from other subjects, I believe the political science and international relation optional is an equitable and logical subjects. Now, if I talk about कि आपने ऑप्शनल PSIR क्यों चूज़ किया, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें आपको क्या मिलेगा, कैसे आपको हेल्पफुल करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया होगा। नहीं भी किया होगा तो प्लीज़ एक बार अपना GS पढ़िए, सारा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, अपने मेंटोर से बात कीजिए, या फिर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरे लिए सही है, आप उस ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है, सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज़ मत देखो वीडियो, बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की जगह है जो ऑप्शनल डिसाइड कर चुके हैं और डेडिकेटली पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग भाग जाओ। सो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और जिनका ऑप्शनल डिसाइड हो गया है उनके लिए, ठीक है। अब कौन इसको ज्वाइन कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के लिए है, ठीक है। पहले वो लोग हु वैल्यूज देयर टाइम, हु कैरी देयर ओन वेट एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रिपरेशन, जिनके गोल्स क्लियर हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं आने वाले 1 साल 2 साल अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को देने वाला हूँ और डेडिकेटली बस यही पढ़ने वाला हूँ।
और कुछ भी नहीं। लाइफ में बहुत सारे आपके स्टेजेस चल रहे होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 21 से 32 साल के एज के बीच में ही होंगे, अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं। और इसमें अगर आप 10 चीज़ों को करना चाहते हैं और यूपीएससी के प्रिपरेशन को सही टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मेरी एक आपसे दरख्वास्त होगी, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ड्रॉप दिस प्लान। इफ़ यू डोंट हैव the time, if you cannot allocate a proper time for your preparation, then I don't think you will get where you want to be. So just leave it. But if you are valuing your time and giving the proper value to your preparation, then I believe this platform is only for you. Second thing, the hard work. देखो, तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या ही मिलेगा तुम्हें, बहुत सिंपल सी बात है। और अगर तुम पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े महान टीचर ने, इस इंडस्ट्री के टीचर ने कहा था कि कुछ ना कुछ तो तुम बन ही जाओगे। देखो, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि तुम कुछ ना कुछ बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि ढंग से तुम पढ़ लो, ढंग से आंसर राइटिंग कर लो। पढ़ो तुम कहीं से भी, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि तुम जो पढ़ रहे हो उसको लिखो और लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है। और अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लिखने के लिए तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, बैठने के लिए तुम्हें बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा कि तुम्हें 10 बार उठना है, भागना है, चाय पीना है, घूमना है, तरह तरह की चीज़ें। मैं उन पे नहीं जाना चाहता हूँ, बस मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। उन सब चीज़ों को भूल के, जैसे कि पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, टाइम, अपने टाइम को वैल्यू करके पढ़ने बैठ जाओ। अगर इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं, मेरा तो लक अच्छा है, टैलेंट है, कोई सीक्रेट फार्मूला है, कोई हैक्स है, ठीक है, तो अगर ये लोग जो हैं अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ ये प्लेटफॉर्म तो मत ही ज्वाइन करना, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो लोग इन चीज़ों में नहीं बिलीव करते, सबसे पहले हार्डवर्क में बिलीव करते, वही ज्वाइन करो, बाकी भाग जाओ। थर्ड की बात करते हैं, ऑलमाइटी फार्मूला। कुछ लोगों को लगता होगा कि सर कोई बहुत बड़ा फार्मूला बता देंगे, या फिर कोई और मैम बता देंगी, या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगा, या फिर मेरे मेंटोर मुझे बता देंगे, या फिर मेरा ब्रेकअप होगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, पैसे ख़त्म होंगे। तरह तरह के अपने सारे सबके डिटर्मिनेंट्स है, जो उनको लगता है कि भाई एक दिन भगवान मुझे बता देगा कि मुझे कैसे पढ़ना है और भगवान मेरा साथ दे देगा। तो देखो, तुम ना खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है, और जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं वो तो बेचारे, उनको क्या ही बनाओगे। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आई वुड ओनली से कि आस्क योर सेल्फ ओनली दैट यू वॉन्ट टू प्रिपेयर इट और नॉट। अगर तुम्हें ये पता लग गया कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो बेस्ट ऑफ लक। इफ इट इज़ येस, देन वेलकम, यू गॉट द एटलीस्ट क्लैरिटी, एंड व्हेन यू गॉट द क्लैरिटी, स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग्स। Don't chase any value addition, don't chase any hacks, don't chase any secret formulas, don't chase any other such kinds of things कि नहीं तुम्हारा सडन से सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। देखो, इस दुनिया में अगर पेड़ लगाते हो तो वो पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फल देता है, फिर एक सीज़न आता है, तब वो तैयार होता है, और वो सारी चीज़ों के बीच में वो एक टाइम लेता है। तो मुझे लगता है कि तुम भी जब अपने आप को टाइम दोगे तो तुम्हारा भी प्रिपरेशन अच्छा होगा। I would again emphasize that focus on understanding and retention. Develop the ability to comprehend the concepts with the clarity as well as grasp whatever have been taught to you. और उन सारी चीज़ों को तुम अप्लाई करो अपने प्रिपरेशन में एंड आंसर राइटिंग में, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मेंस होगा उस दिन तुम्हारी कॉपी जाएगी एग्जामिनर के पास, ना कि तुम्हारी आत्मा जाएगी। तुम तो जाओगे नहीं, तो कॉपी जो है उसमें अगर अच्छी क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारे थॉट्स अगर तुम एनालिटिकली अपनी बातों को नहीं रख पाए हो, तो एग्जामिनर तुम्हें उसी बेसिस पे नंबर देगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन योर रैंक्स। ऑलराइट, नाउ वी आर कमिंग टू द हैक्स। ओके, व्हाट आर द हैक्स? बहुत सिंपल सा एक तरीका है हैक को समझने के लिए, और वो क्या है कि यू नीड टू मास्टर द बेसिक्स। ओके, basic and fundamentals, build your strong foundation and ensure the deep knowledge for comprehensive understanding. Otherwise you will definitely make it the superficial results and multiple attempts and infinite rank. ये मैंने सारी चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि नहीं, एक काम करते हैं, कोई कहीं से नोट्स ले लेते हैं, किसी का कहीं से 1-2 आंसर लिख लेंगे और बस थोड़ा मोड़ा मिला जुला के कुछ ना कुछ लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो, इस कंडीशन में क्या होगा ना कि पहली बात कि तुम कभी टेस्ट तो लिखने जाओगे ही नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ही नहीं हुई, तुम हमेशा लो कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है, और कुल मिला के तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो छोड़ दो। समझ रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं है ये।
छोड़ दो, बहुत अच्छा है, कुछ और कर लो। जो तुम्हें लगता है कि इसको छोड़ के कुछ और कर सकते हो तो प्लीज़ वो कर लो। ये मत करो, क्योंकि इसमें तुम अपने लाइफ के बहुत कीमती टाइम को बर्बाद करोगे। तो यहाँ पे अगेन हार्डवर्क की बात आती है, ठीक है। हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करके बेसिक्स को तैयार करो, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो, हैक्स को मत चेज करो, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, बहुत अच्छा नॉलेज क्रिएट करो जिसमें तुम बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको, टॉपिक्स को समझ सको, थिंकर्स के व्यू को एनालाइज कर सको, एनालिटिकली उनकी बातों को अपने थॉट्स से मिला के कंपेयर करके तुम आंसर्स को एक नया रूप दे सको, एक नया पर्सपेक्टिव दे सको, और आंसर्स को इतना परफेक्टली लिखो कि तुम्हारे जो कॉपी हो वो एक परफेक्ट नंबर, एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स तुम्हें दिला के जरूर दें। आफ्टर दैट आई विल कम ऑन द फिफ्थ point, that is repetition. What is repetition? See, first of all, avoid fantasizing yourself without hard work. मत करो फैंटेसाइज। तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, ज़रूरत जो है एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो पूरी कर नहीं रहे हो, खुद को बस इमेजिन कर रहे हो कि नहीं आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। और ऊपर से तुम ये सोचो कि नहीं भाई, यू आर फीलिंग, यू आर हैविंग, इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर दिस, यू आर दैट। मत करो, ये सभी तुम्हारे लिए नहीं है। रियलिटी में आओ, इतना कूदो मत, ठीक है। इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है इस एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो आई वुड से एंड एम्फसाइज दैट यू मस्ट चेज रेपिटेशन, रिवीजन एंड रिकॉल। प्लीज सिट लॉन्गर देन अदर्स and address the knowledge gap you have and avoid the over reliance on shortcuts. कोई भी शॉर्टकट मत चेज करो। हो सकता है कि तुमने आज प्रिपरेशन शुरू किया हो, तुम्हारे साथ जो लड़का है वो पिछले 2 साल से पढ़ रहा हो, तो ऑब्वियसली उसके नॉलेज और तुम्हारे नॉलेज में एक बहुत बड़ा गैप है। जो तुम एक दिन में किसी 50 पेज की या 100 पेज की किताब को पढ़ के या फिर किसी नोट्स को पढ़ के किसी इंस्टीट्यूशन की तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं वो चीज़ एड्रेस कर लूँगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है तुम्हारा। देखो, नॉलेज गैप एक वर्ड है, ठीक है। इस चीज़ को समझो, ये तुम्हें टाइम के साथ बनाना पड़ेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मत करो, नेवर फॉरगेट दैट यू आर ए नूब टू द सब्जेक्ट। व्हाट आई मीन बाय दिस, हर चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में नहीं। तो तुम जब बनाने निकले हो, तुम इस सब्जेक्ट के लिए नए हो, इस सब्जेक्ट्स की अपनी डिमांड है, अपनी डिफ़िकल्टी लेवल है, तो उस चीज़ को समझो और समझ के आगे बढ़ो, ना कि शॉर्टकट्स को चेज़ करो। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वुड रिकमेंड कि होना ही चाहिए सबके अंदर, वो है कंसिस्टेंसी। स्टॉप द डे ड्रीमिंग, दैट आई से अगेन हियर आई एम एम्फसाइजिंग that we have discussed in the repetition part, that avoid fantasizing yourself without hard work. So stop the daydreaming. Ask yourself that are you really working up to what is required? Ask yourself, do you think it is up to the mark? It will give you the rank, sufficient rank? Or are you really satisfied with your work? If not, then maintain the consistency. You cannot have everything in your life. Perhaps you can have something that you work for. So again, I would say start working and never chase any hacks. Believe in repetitions, build the strong foundation and fundamental basics, deep knowledge. Do not chase any almighty formula. Just focus on retention, understanding, and ability to comprehend the concepts. Don't believe in luck, talent, or secret formulas. If you don't want to work, then just leave it. Believe in your intuition, in your hard work, nothing else. And at last, that again I would like to emphasize is the time. If you have the clarity of your goal, then just give your 100%. That's it. So these are the things for whom किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ये सारी चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं वो ज्वाइन करो, नहीं कर सकते तो प्लीज़ भाग जाओ, कोई देखने का मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अगेन हम क्या करने वाले हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। आप सब लोग कहीं ना कहीं से क्लासेस कर ही रहे होंगे, करने के बाद आपको पता होगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि चाहे आप जितना भी पढ़ लो, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है। सो माइट बी यू मस्ट बी टेकिंग द क्लासेस, ठीक है। आप लोग क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस के बाद से आपने क्या पढ़ा, यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। जब आप रिकॉल नहीं कर पाओगे तो उसको इम्प्लीमेंट करना तो भूल ही जाओ।
आप इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एंड इफ़ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट देन हाउ यू आर गोइंग टू राइट, you will not be able to write. So to write you need to study and we will talk about it कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया कि आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली, जो कि रफली मुझे लगता है कि जो आपकी फ़ीस होगी क्लासेस की वो 30,000 से लेके और 60,000 के बीच में होगी आपके ऑप्शनल की। इसके बाद से आप ऑप्शनली पढ़ रहे हो, लिखो कुछ नहीं रहे हो। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ये आपका जो मुझे लगता है वो 12,000 से लेके 28,000 के बीच में होती है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से लेते हो, बट जो मैंने देखा है, जो रिसर्च किया है, जो मैंने लिखा था, वो एक मिनिमम 12,000 की आती है, जो कि मार्केट में सबसे कम है, और मैक्सिमम जो है 28,000, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टेस्ट। 12,000 में शायद आपको 8 टेस्ट मिलते हैं। ये जो है ये सिर्फ मेंस के लिए होती है। अगर आप मेंस लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल 2026 में लिखते हो, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आप इसको ज्वाइन करते हो और लिखते हो। 28,000 वाली जो है वो ईयर लॉन्ग होती है। ईयर लॉन्ग में क्या होता है, मेरे ख्याल से लगभग 28 या फिर 22 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये 22 टेस्ट जो है आप साल भर लिखते हो। इसमें से कुछ शॉर्ट लेंथ होते हैं और कुछ फुल लेंथ होते हैं टेस्ट। इन्हीं टेस्ट में लगभग कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तब वो आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए। इन केस अगर आपने कोई आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो क्या आता है, सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद आप लिखने जाते हो या फिर लिखने नहीं जाते हो। इन केस अगर आप लिखने जाते हो तो आपकी जो कॉपीज़ है, मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, मैं आपको सॉरी भूल गया था यहाँ पे बताने के लिए कि इन केस क्या चैलेंजेस है यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल्स के या फिर किसी भी ऑप्शनल के जनरली इन द मार्केट, वो मैं एड्रेस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का मेन मोटिव है। आप टेस्ट लिखते हो, पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल से आपने पढ़ा, आंसर्स लिखे, कॉपी सबमिट की, पता चला कि आपका जो कॉपी है वो 15 दिन के नीचे चेक ही नहीं होगा। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ आपको, जनरली 30 दिन भी लग जाता है। तो सपोज करो कि आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पेपर दिया, देने के बाद आपका जो कॉपी है वो चेक हुआ 1 महीने बाद। कितने दिन बाद? 1 मंथ बाद। अब एक तो आप बहुत मुश्किल से पढ़ने गए हो, ऊपर से आपका टेस्ट हो रहा है 1 महीने बाद चेक। अब आपको कॉपी मिला, कॉपी मिलने के बाद आई कैन गारंटी यू विद एनीथिंग कि आप उस आंसर को भले देख लो, लेकिन आपके पास दोबारा लिखने का जो मोटिवेशन है री अटेम्प्ट का, कि बाकी टेस्ट भी मैं दे दूं, इसके लिए आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं बचेगा, हिम्मत ही नहीं बचती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो आपका कॉपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर टाइम ले तो 1 से 3 दिन के अंदर चेक हो जाना चाहिए। 1 डे, बेसिकली 76 आवर्स, तभी आप उस टॉपिक पे स्टिक करते हो। अदरवाइज आप उस टॉपिक को पढ़ना तो छोड़ो, पता चले कि आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस का टेस्ट था, 1 महीने बाद आपको कॉपी मिली थी, आप मैकियावेली पे हैं या फिर हना अरेंट या फिर ग्रामसी पे हैं, तो फिर मतलब क्या रह गया? कैसे आप इंप्रूव करोगे? बहुत मुश्किल है। इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? आपका जो टेस्ट है मुझे लगता है वो 76 आवर्स में अगर आपको चेक होकर मिल जाए तो शायद आपका जो लिखने का टेम्पो है, स्पीड है, या फिर जो आपका मोटिवेशन है वो हमेशा बना रहेगा। क्योंकि अगर आपका कॉपी चेक होकर मिल गया तो आप अपने क्या करोगे? डिमेरिट्स को देख पाओगे। देखो, डिमेरिट्स तो आप 1 महीने बाद भी देख लोगे, लेकिन क्या हो जब आप पढ़ने के मूड में हो और उसी टाइम जब आपका शेड्यूल चल रहा है, आप उस फेज़ में हो, प्रिपरेशन के फेज़ में हो, एकदम मन से आप कर रहे हो और उसी टाइम पे आपको डिमेरिट्स मिल जाए अगले दिन ही, विद इन, आज फॉर एग्जांपल आपने मंडे को टेस्ट लिखा, ठीक है, और ट्यूसडे को आपको आपका टेस्ट मिल गया। आई बिलीव कि अगर आपको ट्यूसडे को मिल गया, आई कैन गारंटी दिस कि आप दोबारा अगली बार टेस्ट लिखने जरूर आओगे और अपनी कॉपी, अपनी मिस्टेक्स और अपनी डिमेरिट्स को एड्रेस करके एक बेहतर आंसर जरूर बनाओगे। लेकिन अगर वही 15 दिन और 1 महीने बाद अगर आपको कॉपी मिलेगी तो आप कभी भी इंप्रूव करने की मतलब उम्मीद तो छोड़ ही दो। अब बच्चे क्या करते हैं, फिर जीएस पे चले जाते हैं और फिर प्रीलिम्स आ जाता है, फिर आंसर राइटिंग छूट जाती है और फिर उनके मन में लो कॉन्फिडेंस फील होता है और एग्ज़ाम और अटेम्प्ट दोनों उनका ख़राब हो जाता है।
सो मुझे लगता है कि इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत शानदार तरीके से मिलेंगी। पहला, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो पढ़ो उसको, चाहे आप किसी कोचिंग का लिया है आपने, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हो। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, मुझे लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हो, आप मेरे ख्याल से आप इतने मैच्योर हो कि आपको लगता है कि वो नोट सफिशिएंट होगा। नोट्स पढ़ने के बाद जो कोचिंग से आपने लिया है बेसिक्स बिल्ड करो, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे वैल्यू एडिशन पे भागेंगे। देखो, वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता है, तुम्हारा बेसिक्स ही अगर सही नहीं है तो तुम वैल्यू का क्या मतलब, तुम इसका कोई मतलब है? तुम किस बात की वैल्यू ऐड कर रहे हो? तुम्हारे पास बेसिक्स ही नहीं है, फंडामेंटल्स ही तुम्हारे क्लियर नहीं है, तुम किसी चीज़ को एनालिटिकली समझ नहीं पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मत करो। किसी हैक्स को मत चेज करो, शॉर्टकट्स को मत चेज करो। फर्स्ट बिल्ड योर बेसिक्स, फंडामेंटल्स, ठीक है। द डे यू विल बिल्ड योर फंडामेंटल्स, स्टार्ट बाई राइटिंग, start the answer writing. What you will get from us, that is every day you will get 5 questions per week up to the mains 2026. Remember, this program is called TED program, that is this, okay. What is TED? TED is test, evaluation and discussion. Your test will be conducted every week on Monday. Your copy will be evaluated within 24 hours. And the discussion will happen only on the next day. Next day of evaluation. Okay. So this is the whole idea. I don't want कि आप लोग वेट करो, मेरा कॉपी नहीं आया, कैसे चेक होगा, कब कॉपी मिलेगी, कितने मार्क्स आए, नहीं है, आपका मोटिवेशन टूट गया, आप लिखने का मन नहीं कर रहा और आप पीछे हट गए। देखो, जनरली क्या होता है, यही ट्रेंड है मार्केट का और सारी इंस्टीट्यूशन का, सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। एज एन एस्पिरेंट मुझे भी जब मैं प्रिपेयर करता था तो मुझे लगता था कि ऐसी सारी चीज़ें हैं और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखने का पूरा जो शेड्यूल है वो ख़राब हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप, अगर हम इंश्योर करेंगे तो आप एकदम अपने टेस्ट को शेड्यूल में लिख पाएंगे और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस इंश्योर कर पाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन। सो व्हाट विल द टाइम लाइन? आप कितने दिन में टेस्ट लिख पाओगे? देयर विल बी अ विंडो ऑफ 1 वीक एक्सटेंडेड बाय 3 डेज टू राइट द टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 1 वीक का टाइम है, मंडे को टेस्ट शुरू हो रहा है, आप उसको संडे तक लिख सकते हो। अगर आप संडे तक नहीं लिख पाए तो 3 दिन और आपके पास टाइम है, अगले ट्यूसडे तक लिख लो। अगर आपने ट्यूसडे को लिख दिया तो वेडनेसडे को चेक हो जाएगा और डिस्कशन जो है वो तो अपने टाइम पे ही चलेगा। तो आपका सिर्फ इवैल्यूएशन रुकेगा, क्योंकि आप टाइम से लिखोगे तब, और अगर नहीं लिखोगे तो फिर इवैल्यूएशन में आने में आपकी देरी होगी। अगर हमारे पास आपकी कॉपी ही नहीं आएगी तो हम उसको चेक क्या करेंगे? बट जो डिस्कशन है वो आपका वेडनेसडे तक हर टेस्ट का आपके पास चला जाएगा। ओके, ये टोटली आपके पास चला जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। आप देखिए, इंप्रूव कीजिए। नाउ देयर विल बी इवैल्यूएशन। मैं वही जो बात कर रहा था कि अगले दिन, तो इवैल्यूएशन जो है आपका वो 24 आवर्स के अंडर में हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर्स में हो जाएगा। उसके बाद से इनकेस अगर आपके पास किसी भी टॉपिक्स को लेकर डाउट है तो देयर विल बी अ मेंटोरशिप सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये मेंटोरशिप सेशन होगा जिसमें आपके डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। देखो, अगर आप ऑप्शनल का मेंटोरशिप लेने जाते हो तो आपको एक लंबा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट टेस्ट लिखो, ठीक है, और अपने किसी भी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन देयर विल बी डिस्कशन। मैंने आपको बताया कि डिस्कशन जो होगा वो आपके वीकनेसेस और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, और ये आफ्टर द टेस्ट इट विल बी कंडक्टेड ऑन टाइम, दैट इज आफ्टर 76 आवर्स, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज राइट PSIR, ठीक है, और इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या क्या हमारा मेन एम है और कैसे हम आंसर राइटिंग को अप्रोच करने वाले हैं, ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। पहला, वी नीड टू स्टडी, जो कि ऑब्वियसली आप लोग करोगे। देन वी विल रिवाइज, वी विल हेल्प यू टू रिवाइज योर ऑल थिंग्स। वी विल इंश्योर यू मेक योर शॉर्ट नोट्स, एंड देन there will be consolidation of every information that you have practiced. Then you will write, practice and perform in the test. Then there will be discussion to improve your knowledge. These are the basic aims of Write PSIR that we are going to achieve. Now coming to the next point, we will talk about how to study. Okay,
So there are 4 points in this regard. First syllabus, then sources, then strong foundation, then current affairs. Let's talk about it one by one. I will not take a lot of time. Pehla, understand the syllabus and its division into paper 1, that is political theory and Indian politics, and the second is paper 2, that is international relation and comparative politics. जिस टाइम आपने सिलेबस को समझ लिया, कोशिश करो उसे 8-10 बार पढ़ने की, जब तक समझ में नहीं आता है, सबकी एबिलिटी अलग अलग है, तो आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, जब सिलेबस आपको समझ में आ जाए उसके बाद आओ सोर्सेज पे, ठीक है। सोर्सेज, चूज एनी रिलायबल सोर्स एंड इंश्योर डीप एंड स्ट्रक्चर्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द थियरीज, थिंकर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। अगर आप एकदम बिगनर हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, शुरू करो, क्योंकि आपने सिलेबस समझ लिया है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। और फिर भी नहीं आता है तो हम बैठे हैं, आप मेंटरशिप सेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लगेगा, जस्ट पढ़ो और लिखो, ठीक है। तो आप अपने सोर्सेज, क्योंकि कुछ लोग कोचिंग लगा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं लगा रहे होंगे, कुछ लोगों ने लगा लिया है, तो जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उसको पढ़ो, कंसेप्चुअली अपना जो भी टॉपिक्स है उनको क्लियर करो, जो भी थियरीज है फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स टू द इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी है उसको पढ़ो। देन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, हाउ टू बिल्ड इट, start with NCERT political science book, class 9 to 12th, grasp the basic concepts like democracy, political ideologies, constitutions and governance. This will lay the groundwork for advanced books and theories. जब आप ये किताबों को समझ जाओगे, NCERT थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, कुछ सिमिलर टर्म्स से आप फैमिलियर हो जाओगे, तो जो भी आपके पास नोट्स है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो शुरू कर रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, वो समझ चुके होंगे, मुझे लगता है ना 100%, बट मुझे लगता है 10 से 30%, 40% तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बेसिक्स अगेन, एंड इन द लास्ट देयर विल बी करंट अफेयर्स। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो अगर पढ़ रहे हो तो, जो भी, या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो मैगजीन पढ़ रहे होगे, क्योंकि हमारा जो पेपर सेकंड है इस पेपर में वो है इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। इसको फॉलो करने के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, एक तो तुम्हारा जो सोर्स है वो तो पढ़ो ही, लेकिन साथ साथ में करंट इवेंट्स को फ्रॉम एनी रिलायबल सोर्सेस अगर पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बताया, कोई मैगजीन अगर पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो, वो भी अच्छा है। तो दोनों पढ़ने के बाद उन चीज़ों को थियोरेटिकली रिलेट करो अपने सिलेबस से, ये आपको हेल्प करेगा। सो दिस विल बी द मॉडल फॉर द स्टडी एंड हाउ टू डू इट। नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज दिस। नाउ वी आर कमिंग टू द शॉर्ट नोट्स। क्या करना है, पहला, क्यों चाहिए, क्यों बनाना है, क्या इसके फायदे हैं, व्हाट विल बी द एडवांटेजेस, व्हाट विल बी द चैलेंजेस एंड हाउ टू मेक इट, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बेनिफिट्स जान लो। इट विल हेल्प यू इन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिवीजन। रिवीजन इज द की, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। देन इट विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड एंड हाई रिटेंशन। देखो, जब पूरे अपने नोट्स को पढ़ने के बाद से, जैसे अगर कोई 4 पेज का एक टॉपिक है, अगर एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल 15-16 पेज का अगर आपने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, या फिर किसी टीचर ने डिक्टेट किया है, तो उसको मुझे लगता है कि आप 1-2 पेज में 1 पेजर जो बनता है अपने मेंस के लिए आप बना लो। तो आप तभी बना पाओगे जब आप 15 पेज के पूरा नोट्स को पढ़ा है आपने, उसको समझ के एक 1 लाइन बाई लाइन, और उसके बाद आपने लिखा है। तो ये क्या करेगा, इट विल स्ट्रेंथन योर रिकॉल कैपेसिटी, इट विल स्ट्रेंथन योर रिकॉल कैपेसिटी। और उसके बाद से जब आप रिकॉल कर पाओगे तो आई बिलीव कि आप आंसर राइटिंग एकदम शानदार तरीके से कर पाओगे। इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए। रिकॉल, इट विल हेल्प इन रिकॉल, रिटेंशन एंड रिवीजन। द फोर्थ पॉइंट इज, देखो, आप अपने नोट्स को एक तो ऑर्गेनाइज कर लेते हो, प्लस आपकी जो इन्फॉर्मेशन है PYQ के बेस पे जो बार बार आते हैं या फिर जो हाईली इफेक्टिव हैं, आप उनको प्रायोरिटाइज कर पाते हो और उनको इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाते हो, सो दैट कि इनकेस अगर वो एग्जाम में आए तो वो तो नहीं छूटे। तो आप उस चीज़ को अगर प्रायोरिटाइज कर पाओगे और उसको अच्छे से रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में, तो डेफिनेटली आप अपने आंसर राइटिंग उसको प्रैक्टिस करके उसको क्या कर लोगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज क्लैरिटी एंड इजी टू कॉम्प्रिहेंड। देखो, अब जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है तो पूरा पढ़ के ही बनाया होगा, तो हर टॉपिक की आपके पास क्लैरिटी होगी और बहुत अच्छी समझ भी होगी। तो जब समझ होगी और क्लैरिटी होगी, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी हाई, दैट आई बिलीव, और वो आपके लिए ईजी भी होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंसोलिडेशन। व्हाट इज कंसोलिडेशन, कैसे हेल्प करेगा। देखो, सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी, जो भी नोट्स बनाए, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जितना क्लैरिटी रखा, जैसे भी आप समझ पाए उन सारी चीज़ों को, तो क्या करना है कि अपने सारे नोट्स को मर्ज करना है,
एक जगह करना है, सो दैट एग्ज़ाम के पहले या फिर टेस्ट के पहले आप उनको इफ़ेक्टिवली रिवाइज कर पाओ, दिमाग में रख पाओ और प्रिपेयर कर पाओ। उसके बाद से आपने कंसोलिडेट करने में सेकंड पॉइंट क्या देखना है कि यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपने नोट्स बनाते टाइम कर लिया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेट विद द करंट अफेयर्स एंड एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी अपने नोट्स बनाए तो करंट अफेयर्स के इवेंट्स जो कि इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी का स्टेटमेंट, डॉक्टर एस जयशंकर या फिर किसी और फॉरेन डिप्लोमैट्स का या फिर किसी और कंट्री के विजिट का, डोनाल्ड ट्रंप का या फिर चाइना के जो है शी जिनपिंग है, इनके स्टेटमेंट्स का आप अपने आंसर्स में इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो अगर आप उनको एक जगह नोट करके अपने नोट्स में कंसोलिडेट किया है। तो आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो माइंड मैप्स या फिर गैप्स फिलिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिनको लिख के तो आप बता ही सकते हो, लेकिन इनकेस अगर आपने माइंड मैप बना दिया, थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह दिखा दिया, तो वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है प्रेजेंटेबल लगता है, लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आपको स्कोर करने में वो बहुत अच्छा होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर कंसोलिडेशन जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर राइटिंग। अगेन आते हैं क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए, हमने पहले भी बात की है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्यों करना चाहिए। फर्स्ट, इट विल डेमोन्स्ट्रेट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। आपने क्या पढ़ा है, क्या आपको आता है, कैसे आप लिख पाओगे, क्या उस चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं। सेकेंड, इट विल हेल्प यू टू डेवलप ईजी स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन। देखो, किसी पार्टी में अगर दो लोग हैं, पहला जो बिना नहाए बिना ब्रश किए ऐसे ही उठ के आ गया है और कुछ भी कपड़ा पहन के आ गया है, तो क्या उसके साथ कोई बैठना चाहेगा? नहीं। दूसरा एक ऐसा लड़का है या फिर व्यक्ति है या फिर लड़की है जो प्रॉपर तरीके से आई है या फिर आया है और फॉर एग्जाम्पल वेल ड्रेस, वेल ग्रूम होके आए हैं, और उनके साथ हर कोई बैठना चाहेगा। हर कोई तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक मेजॉरिटी ऑफ लोग, अगर दोनों में कंपैरेटिवली देखा जाए, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। तो अगेन जो आपके आंसर्स है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, राइटिंग आपकी थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स जो है जितने कम हो उतने बेहतर हैं आपके लिए, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। आपके आंसर्स लॉजिकल होने चाहिए, फ्लो में होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए और ईजी होने चाहिए, लैंग्वेज ईजी होना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट विल इन्हांस योर एप्लीकेशन एंड स्ट्रैटेजीज। देखो, आप जो पढ़ोगे क्या आप उसको कहीं अप्लाई कर पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने सीखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो कहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए? जब झूठ बोलने का मौका आएगा तो आप झूठ बोल दो उस टाइम पे? नहीं, ये जब अप्लाई करने का टाइम आता है तभी आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख पाते हो। तो आंसर राइटिंग आपको एक्चुअली सिमुलेट करेगा एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट को, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा, और उन सारी स्ट्रेटजीज को, नोट्स को, कंसोलिडेशन को, हैक्स को, जो भी आपने पढ़ा है, फाउंडेशंस, बेसिक्स को, वो आप अप्लाई कर पाओगे। द फोर्थ थिंग इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड। देखो, ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बात करूं, जो भी एलोकेटेड टाइम है आपको उसके अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अच्छी स्पीड चाहिए। अच्छी स्पीड के लिए आपको लिखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और जब आप लिखेंगे तो ये अपने आप सही होगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मीट एग्जाम्स एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्म। जब पॉइंट 1, 2, 3, 4 जो हमने पहले डिस्कस की, अगर आप इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के प्रैक्टिकली अगर आप आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा आप उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, we will take the discussion. Okay, why discussion? First of all, for the clarity and understanding of the subjects. The second point, it will give you a different or diverse exposure to the different perspective. आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो एक अलग तरीका है। जिस तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा, एक अलग तरीके से आपको उस टॉपिक को देखने की अहमियत बताएगा, क्षमता देगा, और तब आप शायद उसको और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। The third point would be structured, lucid and comprehensive presentation. I will teach you about how to present your content, how to ensure effectively कि आपको किस बात को कहाँ पे करना है, कैसे उस चीज़ को बताना है, बॉडी कैसे डिस्कस करनी है, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें। The fourth point would be your readiness and confidence. See, जब हम डिस्कशन लेंगे उस टॉपिक्स को और जब मैं बात करूंगा हर चीज़ पे, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें जैसे सर पढ़ा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, क्या अगर उससे मैच हो रही है या फिर समहाउ नियर है या फिर उससे बेहतर है, तो मुझे लगता है कि आपको एक रेडीनेस की फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड आई मस्ट कंटिन्यू दिस राइटिंग।
And the last thing, which I believe is the most important, that you will be able to identify your common mistakes, misconception, okay, and then you can improve as well. So these are the points that we the primarily aim under the discussion. The next point would be बेस्ट ऑफ लक, दैट आई वुड से कि पढ़ो, और इन सारी चीज़ों को अगर हमने अप्लाई किया तो मुझे लगता है कि यू विल एबल टू राइट, यू विल बी एबल टू राइट, एंड once you will able to write, then I believe you will get a good rank, and that is the primary motive of your preparation. So best of luck, keep following, keep watching the videos, and we are going to cover the whole PSIR optional paper only through questions and answers. What kind of question and answers? Basically PYQ, relevant topics as well as expected topics. Okay, so these are the whole dimension which we are going to cover, and this whole program is designed for only one thing, that is mains 2026. If you are serious about it, please join. If you are not, please don't join it. It will give you so much stress and vulnerability as well. I believe you guys must be doing well, and thank you very much.